तो नोटबंदी के बाद पुराने नोटों को बदलने वालों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। वहीं बैंकों में पुराने नोट बदलने वालों की भी भीड़ को देखते हुए सरकार और आरबीआई ने नया फरमान जारी कर दिया। चुनाव में वोटरों की उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही अब पुराने नोट बदलने के लिए बैंक जा रहे लोगों की उंगली पर लगाई जाएगी। जैसे एक व्यक्ति एक बार से ज्यादा पैसे नहीं निकाल पाएगा, ना ही बदल पाएगा। हालांकि यह नियम देश के अभी बड़े शहरों में लागू नहीं रहेगा। वित्त मंत्रालय का यह आकलन है कि बैंकों के काउंटरों पर भीड़ इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कई लोग बार बार पुराने नोट बदलने आ रहे हैं। तो जिस तरीके से केंद्र सरकार ने नोट बंद किए हैं, उसके बाद पूरे प्रदेश में, उत्तराखंड में अफरा तफरी मची हुई है। नोटबंदी के एक हफ्ते बाद भी लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रही। फिलहाल देश के बड़े शहरों में एक नियम जरूर लागू किया है कुछ राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने कि बैंकों में जो कम नहीं हुई है नोट की जो व्यवस्थाएं हैं, बैंक और एटीएम के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। इसको देखते हुए एक नियम जारी किया गया है। सुबह 4 बजे से लग जाती है एटीएम के बाहर लाइनें, और बैंकों में जो भीड़ है उसको देखकर आरबीआई का भी नया फरमान जारी हुआ है। बार बार बदल नहीं पाएंगे पुराने नोट। हालांकि निकासी के लिए ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, लेकिन जो जमा करा रहे हैं उनको लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं। तो बार बार नोट बदलने वालों को लेकर कई सवाल। पैसे निकालने पर नहीं लगेगी स्याही, कब होगी दूर ये परेशानी नोटों की, बड़ा सवाल है। सरकार का फैसला किस हद तक जायज? क्या स्याही लगाने से परेशानी कम होगी? क्या बार बार पैसे बदलने वालों पर लगेगा अंकुश? बैंकों में क्यों नहीं हो पा रही हैं व्यवस्थाएं? भीड़ कम करने के लिए भी कितना अहम साबित होगा यह कदम? क्या नोटबंदी के बाद देश के हित में जाएगा यह फैसला? क्या देश के अंदर कालाधन खत्म हो पाएगा? ये तमाम सवाल। तो इसी बीच हल्द्वानी से हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हुकुम सिंह कुंवर जुड़ चुके हैं। हुकुम जी, स्वागत है आपका टीवी 100 में और इस खास पेशकश में। आवाज आ रही है हुकुम जी आपको? जी हुकुम जी, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो फैसला दिया है, फैसले के बाद अब लोगों को समस्याएं भी हो रही हैं और एक फैसला नया और दिया है। आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी की हैं कि जो जमा कराने जाएगा पैसों को, उसके हाथों पर स्याही लगाई जाएगी। इससे कितनी राहत मिलने वाली है? नहीं, देखिए, जमा कराने का मतलब यह है कि एक बार अगर स्याही लगती है, सपोज आज माना 20,000 रुपए, उसकी लिमिट है पैसा जमा करने की। अगर एक बार स्याही लग जाएगी तो फिर तो लिमिट खत्म हो जाएगी। और वैसे बदलने की, जो नोट बदलने की, जैसे एक आदमी 4,000 रुपये बदल रहा है, उसके पास माना उसके पास 20,000 रुपया है, तो उसको एक बार स्याही लग जाएगी तो उसको दिक्कत आएगी बदलने में। और कई बैंक तो 1,000 रुपये बदल रहे, खाली 1,000 से बन नहीं दे रहे। तो दिक्कत तो है ये। मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक ने जो भी चीज करी, पहले होमवर्क में समझता हूँ नहीं कर पाए। और काला धन कितना निकलेगा इसका तो मकसद 1 साल बाद पता चलेगा, 1-1.5 साल बाद। लेकिन वर्तमान में जो परेशानियां आ रही है, इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, इस पर केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को तत्काल कुछ प्रभाव से कुछ कदम उठाने चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हुकुम जी बात की जाए, केंद्र सरकार साफ तौर पर कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि 50 दिन तक ये समस्याएं आएंगी, 50 दिन देश की जनता मुझे दे दे, उसके बाद मैं पूरा हिसाब दूंगा, 50 दिन में समस्याएं दूर हो जाएंगी। ऐसे में जो रणनीति बनाई गई है, क्या कहीं कोर कसर केंद्र सरकार की तरफ से रह गई थी? जो इस तरीके से पूरे रणनीति को लागू किया गया, उसमें पहले से क्या होमवर्क नहीं किया गया था, ऐसा कुछ लग रहा है? बहुत सब्र करती है। मोदी जी के 3 साल भी इंतजार किया विदेशों से धन आने पर। अब कितना धन विदेशों से आया ये तो देश की जनता समझ नहीं पाई, और देश के अंदर कितना काला धन निकल पाएगा ये भी जनता को मेरे ख्याल से 1.5 साल बाद समझ में आएगा। अभी तत्काल जो समस्या आ रही है कि जो आम जनता, छोटे जो लोग हैं जिनके पास छोटे अकाउंट नहीं है बैंकों में, वो हमेशा घर में पैसा रखते थे, 10,000, 20,000, 25,000, उनके पास खाते नहीं है, बदलने के लिए जा रहे हैं, ये दिक्कतें आ रही है। जो मोटी रकम वाले हैं, मैं समझता हूँ कि उनके जो हिसाब किताब है उनका तो अलग तरीके से है। उनका हिसाब किताब करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं, तमाम लोग उनके लोग बैठे हुए हैं।
आम जनता को जो परेशानी आ रही है, मैं समझता हूँ कि इसमें दिक्कत का माहौल है। इस पर जल्दी ही कोई ऐसा निर्णय करना चाहिए कि छोटे लोग हैं जिनका कम पूंजी है, 40,000 50,000 की पूंजी है, 60-70,000 की पूंजी है, इनको दिक्कत आ रही है। जो करोड़ों 1000 करोड़ वाले हैं वो तो उसका तो मामला बाद में आने वाला है। मैं समझता हूँ कि इस समस्या को दूर करने के लिए और ठोस उपाय किए जाने चाहिए और जो मोबाइल बैन है उसको जगह जगह फैलाया जाना चाहिए, ये व्यवस्था करनी चाहिए ताकि सर्कुलेशन में हमारे पास पैसा आ जाए। और दूसरा, जो बाजार के अंदर लोगों के पास पैसा जा रहा है वो पैसा डंप न हो। 100 के नोट अगर डंप हो जाएंगे तो वो भी दिक्कत आएगी। इस पर भी निगरानी रखनी पड़ेगी कि आदमी 2000 का नोट ले जा रहा है, उसको 1200 रुपए लौटाने को नहीं है आदमी के पास। हुकुम जी, आपके पास आना चाहूंगा। इसी बीच हमारे साथ बीजेपी के नेता अखिलेश भटनागर जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, स्वागत है आपका टीवी 100 में। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, आवाज आ रही है जी। अखिलेश जी, साफ तौर पर बीजेपी ने जो फैसला लिया, केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया नोटबंदी का, उसके बाद लोगों की समस्याएं एक हफ्ते बाद भी कम नहीं हो रही हैं और लोगों को धक्का मुक्की के बाद भी पैसा नहीं मिल पा रहा। अब एक नई दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं आरबीआई की तरफ से कि स्याही लगाई जाएगी। स्याही लगाने से क्या समस्या का समाधान हो पाएगा? पहले तो मैं पूरे भारत की जो जनता है और अपने जो पूरे पब्लिक के जो लोग हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि धैर्य रख करके वो लाइन लगा करके अपना ये जो सम्मान देश के प्रति दे रहे हैं उनका स्वागत है और अभिनंदन करते हैं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से ये मोदी जी के विश्वास रख करके ऐसा धैर्य पूर्वक काम देश के प्रति कर रहे हैं कि लाइन लगा करके ले रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि इसमें असामाजिक तत्व घुसा दिए गए हैं दूसरी पार्टियों द्वारा कि ये बरकरार रहे हैं और जिनके पास काला धन है केवल वही लोग ही इसको बरकरार रहे हैं। और जो स्याही लगाने का जो निर्णय लिया है भारत सरकार ने, बहुत बढ़िया लिया है। ये भारत सरकार के जो द्वारा जो निर्णय लेकर के वोट पर जो चोट दी गई है नोट बंद करके, वो बहुत बढ़िया निर्णय लिया गया है। इससे एक और समर्थन जनता का प्राप्त दिया जा रहा है, समर्थन दिया जा रहा है धैर्यपूर्ण। यहाँ पर अगर बात की जाए तो हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हुकुम सिंह भी जुड़े हुए हैं। लगातार वो बता रहे हैं कि लोगों को समस्या हो रही है, लोग परेशानी से जूझ रहे हैं। और बात की जाए उत्तराखंड की तो साफ तौर पर उत्तराखंड में लोगों को समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री रावत ने भी प्रधानमंत्री को खत लिखा था कि बैंकों में पूरी तरह धन उपलब्ध नहीं है, कम है बैंकों में पैसा और एटीएम में भी पूरी तरह व्यवस्था नहीं है, तो लोगों को समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। आखिरकार क्या होमवर्क नहीं किया गया था बीजेपी की तरफ से जो इतनी समस्याएं सामने आएंगी? अगर होमवर्क किया जाता तो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से अपना 25-30 करोड़ रुपए में विधायक खरीद रहे थे, इसी तरह से और डंप करा देते, कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल देते। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री ने 4 घंटे के अंदर हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको भी समय नहीं दिया गया, नोट बंद करके अपने जो काम किया है 4 घंटे के अंदर, जो 8 बजे डिसीजन टीवी पर दिया और 12 बजे नोट बंद कर दिए। इससे काला धन एकदम बिल्कुल बाहर आ चुका है। और अभी भी परसेंटेज कुछ कम है, लेकिन आने वाले समय 50 दिन में अब लगभग 42 दिन रह गए हैं। एक हफ्ता हो चुका है, अब 42 दिन रह गए हैं। 42 दिन बाद अपने देश की स्थिति पूर्ण रूप से बदलने वाली है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो समय लगता ही है। ये नया देश हमारा विकास कर रहा है और विकास में हमारे लोगों की बहुत बहुत उनका धैर्य जो काम कर रहा है उनका धन्यवाद है, हार्दिक अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ये लोग लाइन लगा के देश के हर कोने में खड़े हुए हैं। आप जैसे बता रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत कड़ा फैसला उठाया है, बहुत अहम फैसला उठाया। अखिलेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। इसी बीच मैं रुक करना चाहूंगा सामाजिक कार्यकर्ता हुकुम सिंह कुंवर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुकुम जी, जिस तरीके से साफ तौर पर कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि वो विधायकों को खरीद लेती, विधायकों की खरीद फरोख्त हो जाती, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक ये फैसला लिया, अहम माना जा रहा है। आप इस बात से कितने सहमत हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मानना है ना, वो तो सोच रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर अलावा कहीं काला धन है ही नहीं। कल मैं इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता का बयान पढ़ रहा था, जबकि माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी कह चुके हैं कि हम मोदी जी के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और इसकी लिमिट 5 के बजाय 10 भी कर दी जाती है तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन इनके प्रवक्ता कल बयान दे रहे हैं कि सोनिया गांधी जी का पैसा उत्तराखंड में खपाने के लिए काम कर रहे हैं सीएम। ऐसे अनगढ़ बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी को लोगों को नहीं करनी चाहिए। केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं, भारत सरकार में बैठे हुए हैं। 25,000 किस विधायक को खरीदा? 25,000 बताइए आप, 25 करोड़ में 10 विधायक तो इनके पास गए हमारे।
दो पूर्व मुख्यमंत्री चले गए और तमाम हमारे 10 विधायक चले गए, कांग्रेस पार्टी के 10 विधायक चले गए और वो आरोप लगा रहे उल्टा हरीश रावत जी पर। ये बयान गलतबाजी है। इस पर ये कहना चाहिए इनको कि जो समस्या आ रही है इसका निस्तारण केंद्र सरकार करेगी, ऐसा बयान करना चाहिए लोगों को। हम इसका स्वागत कर रहे हैं। ये तो उल्टा कह रहे हो कांग्रेस के पास काला धन है। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को होना चाहिए कि सबसे ज्यादा काला धन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास है। और कई भारतीय जनता पार्टी के मित्र मुझे भी मिलते हैं, कहते था ये मोदी जी का निर्णय गलत हो गया ये। लेकिन मैं फिर भी जाता हूं, मैं चाहता हूं कि देश के लिए हम लोग मोदी जी के कार्य का स्वागत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जनता को परेशानी न हो, काला धन निकले। लेकिन ये बार बार घूम घूम के हरीश रावत जी पे आते हैं। हरीश रावत जी ने सोनिया गांधी का पैसा खपाने के लिए काम कर रखा है। कल ही अनिल बलूनी का बयान यहाँ पर देख रहा था। तो ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण बयान भारतीय जनता पार्टी को नहीं। तो हमारे देश के दुर्भाग्यपूर्ण है। हुकुम जी हमारे साथ इसी बीच बीजेपी के नेता हैं प्रकाश वड़कर, रुद्रपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, आप तक आवाज आ रही है? प्रकाश जी, आप तक आवाज आ रही है? जी आ रही है जी प्रकाश जी, बात की जाए पूरी तरह से सवाल के घेरे में बीजेपी खड़ी हो गई है। साफ तौर पर कांग्रेस ने भी, विरोधियों ने भी आरोप लगाया है कि बीजेपी के पास परिवर्तन यात्रा के लिए पैसा कहां से आया, उसका हिसाब दे बीजेपी। आखिरकार बीजेपी इस मुद्दे पर चुप क्यों है? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, देश में कोई पैसे का प्रचलन खत्म नहीं हो गया है। जिसके पास अकाउंटेड मनी है वो बैंक में जमा भी करा सकता है, निकाल भी सकता है। हालांकि इनके पास कहने को कुछ है नहीं। कोई कांग्रेस के पास क्या पैसे है नहीं? पैसे इनके पास भी है। यदि आपका हिसाब किताब का पैसा है तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है। बीजेपी के पास जो परिवर्तन यात्रा में खर्चा आ रहा है सारा हिसाब किताब का पैसा है। ये अपना अकाउंटेंट बिठा के उसकी जांच करवा ले। बीजेपी के बारे में चिंता करने की इनको जरूरत नहीं। रही बात बाकी जो सवाल उठाना चाह रहे हैं, ये उठाए तो मैं उनका जवाब दूं। आज इनको लाइन में दिक्कत हो रही कांग्रेस को। आइए, इन्होंने तो लाइन की जो है प्रवृत्ति इन्होंने शुरू की। पहले गैस के लिए एलपीजी के लोगों को, जबकि एलपीजी के कनेक्शन तब बहुत कम थे, 3-3 दिन लोग लाइन में लगने के बाद खाली हाथ घर जाते थे। किसानों की बात ही उठाते, किसानों को खाद ये आज तक टाइम से पहुंचा नहीं पाए, ना किसानों के घर तक पहुंचा पाए, ना ये रैक तक लगवा पाए। किसानों को खाद के लिए 3-3 दिन लाइन में लगने के बाद डंडे खा के घर जाना पड़ता था। आज यदि कांग्रेस लाइन की बात करती है तो बड़े दुख की बात है। लाइन की प्रक्रिया कांग्रेस ने शुरू की है। बल्कि आज एक सुखद अनुभव यह है कि कांग्रेस के राजकुमार को खुद लाइन में लगना पड़ रहा है 4000 रुपए के लिए। कांग्रेस को दिक्कत सिर्फ यह है, आम जनता के इनको कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश जी, बात की जाए तो अव्यवस्थाएं तो सामने आ रही हैं। विरोधी कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं। वृद्ध महिलाओं को पैसा नहीं मिल पा रहा, वृद्ध जनों को पैसा नहीं मिल पा रहा, दिव्यांगों के साथ भी मारापीटी की जा रही है। और बात की जाए दिव्यांगों की तो केंद्र सरकार ने भी आदेश दिए थे कि दिव्यांगों की और महिलाओं की लाइन अलग से बनाई जाए। उस पर कितना अमल किया गया अब तक? इस बात को मैं भी दिल से मानता हूं कि कुछ तकलीफें तो हो रही है। देखिए, जब कोई बड़ा काम करना हो तो कुछ तकलीफें आती भी है और लोग उसका स्वागत भी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं हाँ मुझे दिक्कतें तो हो रही है, लेकिन देश बदलने के लिए ये स्वीकार है। आप ये देखिए ना कि हमारे लोग जवान जो है सरहदों पे किस तरीके से दिक्कतें पेश कर रहे हैं। देश की जनता दिक्कत उठाने को तैयार है। दिक्कत सिर्फ कांग्रेस को, हाँ कुछ दिक्कतें आई है, जैसे विकलांगों की बात कर रहे हैं। जब ये दिक्कतें महसूस की गई तो सरकार ने उसके लिए समाधान भी ढूंढा है। आज मैं अभी खुद देख के आ रहा हूँ, रुद्रपुर में अलग से लाइनें लगी है विकलांगों के लिए, वृद्धजनों के लिए अलग से लाइनें लगी है। जो समस्या आ रही है उससे निपटने के भी तरीके इजाद किए जा रहे हैं, उसको तुरंत लागू भी किया जा रहा है। लेकिन लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके पास आऊंगा प्रकाश जी। इसी बीच रुक करना चाहूंगा अखिलेश भटनागर जी का हमारे साथ, बीजेपी के नेता लगातार पैनल में जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, बात की जाए तो लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, 2-4 होना पड़ रहा है। साफ तौर पर यह सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि आम जनता के अलावा कोई भी नेता मौजूद नहीं है लाइन में पैसे लेने के लिए। आखिरकार बीजेपी के किसी नेता को पैसे की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, नेताओं को पैसे की जरूरत है। मैं खुद लेकर आया हूं। अभी मेरे को तो कोई भी दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। नैनीताल बैंक, उत्तराखंड का नैनीताल बैंक है, उसमें मैं गया और 5 मिनट के अंदर मेरे को सर्विस मिल गई। और तो मेरे को तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई है। कोई जितने भी प्रयास अलग से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 दिन में 9 और 10 बंद रखूंगा, लेकिन 9 तारीख को बंद रखा, 10 तारीख को बैंक खोल दिए गए। इतनी बड़ी उपलब्धि, एक दिन के लिए बंद कर रखा और उसके बाद भी छुट्टी के दिन हमारे बैंक अधिकारियों ने और बैंक कर्मचारियों ने जितना बड़ा ये काम करा है वो बहुत ही सम्मानपूर्वक हमारे प्रधानमंत्री जी उन्हें देख रहे हैं और उन्हें अप्रिशिएट करेंगे आने वाले वक्त के अंदर, जो इन्होंने इतना इमरजेंसी में काम किया है और छुट्टी को अपने मानकर देश हित में जो अपना टाइम दिया है, पब्लिक को बहुत अच्छे प्रकार से
हैं और समझा रहे हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं बैंक कर्मी, और साथ साथ जनता उसका धैर्यपूर्वक उसका काम कर रही है, निपटा रही है। बैंक कर्मी अखिलेश जी बैंक कर्मी अच्छी तरह काम कर रहे हैं, उसके बाद पुलिस के तमाम अधिकारी बैंक के बाहर जो महिलाएं लगती हैं, वृद्ध लगते हैं, दिव्यांग लगते हैं, उनके साथ मारापीटी करती है, ये कहां तक जायज है? कुछ असामाजिक तत्व इस प्रकार से खड़े कर दिए गए हैं विरोधी पार्टियों द्वारा कि वो इस प्रकार का हंगामा करें और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करें। आऊंगा आपके पास अखिलेश जी आपके पास आऊंगा, इसी बीच रुकना चाहूंगा। सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हुकुम सिंह कुंवर जी जुड़ चुके हैं, लगातार बने भी हुए हैं इस पैनल में। हुकुम जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि विरोधी पार्टियां राजनीति चमका रही हैं, क्या लगता है कि विरोधी पार्टियां राजनीति चमका रही हैं? कैश के लिए लगातार लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। ऐसा है, देश में सर्जिकल पहले भी हुए हैं, नोट पहले भी बदले गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के फितरत में है कि प्रचार बहुत ज्यादा पाना, प्रचार करने के कारण ये लोग फंस जाते हैं जगह जगह। तो मेरा मानना है कि अगर देश में कोई रचनात्मक काम हो रहा है तो उसको पार्टी के दृष्टिकोण से न देखकर रचनात्मक दृष्टिकोण से देखा न जाना चाहिए और इनको माफी मांगनी चाहिए। कल इनके परिवर्तन यात्रा में रामनगर में के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बयान दिया कि सोनिया गांधी जी का पैसा उत्तराखंड में मुख्यमंत्री खा रहे हैं। ऐसे भटका में बयान इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता देंगे तो पक्ष विरोध से तो सामने आएगा नहीं, इनको कौन का बयान देना चाहिए। जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मोदी जी के कार्य का हम स्वागत करते हैं, लेकिन इस पर थोड़ी ढील मिलनी चाहिए, और इनके प्रवक्ता कहते हैं सोनिया गांधी का पैसा उत्तराखंड में खपाया जा रहा है। ऐसे बचकाने हरकत के बयान इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता देंगे, पर्यटन यात्रा के दौरान देंगे, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? ये मोदी जी के समर्थक है या मोदी जी के दुश्मन है लोग? बड़ा सवाल है कि मोदी जी का समर्थन में है या फिर प्रधानमंत्री के साफ तौर पर विरोधी हैं। बहुत बड़ी बात कही आपने हुकुम सिंह जी। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिरकार बीजेपी ने जो कार्य किए, क्या बार बार पैसे बदलने वालों पर इस जो नई गाइडलाइंस जारी की गई आरबीआई की तरफ से, उसकी तरफ से अंकुश लगेगा? जो स्याही की बात की जा रही है कि स्याही लगेगी? हुकुम जी मेरा सवाल आपसे है सर जी, मेरा सवाल हुकुम जी आपसे है। हुकुम जी, अब तक आवाज आ रही है? हुकुम जी, स्याही की बात की जा रही है, आखिरकार क्या स्याही लगाने से समस्या का समाधान होगा? क्या कतारें कम होंगी? आखिर कब तक होंगी? क्या आपको लगता है आम जनता को राहत मिलेगी कुछ? रिजर्व बैंक ने तो एक गाइडलाइन बना दी कि साहब हमें एक बार जैसे वोट देने जाता है, एक बार वोट देगा और दोबारा वोट नहीं दे पाएगा। वोट और पैसा बदलने की प्रक्रिया अलग अलग है। उस पर एक बार उसकी स्याही लग जाती है तो दोबारा पैसा बदलने नहीं जा सकता। 4,000 बदल लिए तो फिर बाकी पैसा कैसे बदलेगा? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, इस पर अध्ययन होना चाहिए। आप ये नहीं कह रहे गलत है, सही है। इस पर कितने सफल होंगे, 1-2 दिन में इनको खुद ही लगेगा कि हाँ ये प्रक्रिया भी गलत साबित हो रही है। अगर मानो मैं हुकुम सिंह कुंवर हूँ, मेरे पास 4,000 नोट आज एक बार बदल दूंगा, मेरी स्याही लग जाएगी, मेरे पास और अन्य पैसे पड़े 4-5 हजार भी अगर व्हाइट भी, कैसे बदल दूंगा उसकी? आप बताइए जी। आपके पास आऊंगा हुकुम जी, इसी बीच में रुक करना चाहूंगा। हमारे साथ प्रकाश स्वर्णकार जी बीजेपी के नेता हैं, जुड़े हुए हैं लगातार। प्रकाश जी, बात की जाए आरबीआई की गाइडलाइंस की, एक हफ्ते के अंदर समस्याएं आने लगी लोगों को, फिर आरबीआई ने दोबारा दिशा निर्देश जारी कर दिए कि स्याही लगाई जाएगी। एक दिशा निर्देश जारी किया, उससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से 500 रुपए, जो 2,000 रुपए एटीएम से सीमा थी, उसे बढ़ाकर 2,500 कर दिया था। 4,500 रुपए आप बैंक से जाकर निकाल सकते थे, और सप्ताह में 20,000 से जो धनराशि थी निश्चित, उसे 24,000 कर दिया गया था। ये 3 परिवर्तन किए गए थे। आखिरकार लगातार परिवर्तन किए जा रहे हैं कि 500 रुपए की राहत से आम जनता को फायदा हो पाएगा? देखिए, परिस्थितियों को समझने की जरूरत है। अभी हुकुम सिंह कुंवर जी ने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया कि यदि मेरे पास 4,000 रुपए है, मैं बदलूंगा। ये रुपए बदलने के कार्यक्रम किसके लिए चलाया था? कोई, मैं बाहर हूँ, मान लीजिए मैं दिल्ली में हूँ, मेरे पास वहाँ अकाउंट नहीं है और मेरे जेब में 500 हजार के नोट है, मुझे त्वरित अपने खर्चे चलाने के लिए नोट बदलने की प्रक्रिया दी गई थी। नोट आप एक बार बदल के अपना काम चला लीजिए, और यदि उसके बाद आपके पास पैसा है तो आप अपने अकाउंट में जमा करवा के निकलवा लीजिए। स्याही लगाने का कार्यक्रम सिर्फ इसलिए है कि एक आदमी बार बार जाके, ये जो काले धन वाले लोग हैं जिनके पास अथाह पैसा है, वो सुबह मंडी से एक आदमी को दिहाड़ी पे ले रहा है, उसको कह रहा है पहले तो इस बैंक में जा, 4,000 रुपए बदलने का, दोबारा तो दूसरे बैंक में जा। एक बार यदि उसकी उंगली में स्याही लग जाएगी तो नोट बदलने का काम नहीं कर पाएगा। यदि उसके बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट में से पैसा निकालने में उस स्याही का कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई विरोध नहीं है। वो स्याही लगाने के बावजूद भी अपने अकाउंट में से पैसे निकाल सकता, जमा भी कर सकता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 4,000 रुपए बदलने की बात है, वो यदि आप बाहर है, आपको त्वरित लाभ, त्वरित आपका निष्पादन करने के लिए वो व्यवस्था की गई थी कि आप 4,000 रुपए बदलिए। इसका ये मतलब नहीं आप दिन में 10 बार बैंक में जा रहे हो और 10 बैंकों में जा रहे हो और अपना रुपए बदलवा रहे हैं। फिर काले धन को रोकने का
प्रोग्राम सफल कैसे हो पाएगा? ये हुकुम सिंह जी को समझना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ ये भली बात समझते भी है, बट लोगों को गुमराह करने का काम चैनल में बैठ के कर रहे हैं। ये गुमराह करने का काम क्यों करेंगे आप? प्रकाश स्वर्णकार जी, आप कह रहे हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के हित की बात कर रहे हैं, जनता के हित की बात कर रहे हैं, आखिरकार हुकुम जी क्यों गुमराह करने की बात कर रहे हैं? हुकुम जी, आपके पास ही आ रहा हूं मैं, और सवाल आपसे कि आखिरकार क्या आप जनता को गुमराह कर रहे हैं? आप तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किसी राजनीतिक दल से भी आपको कोई संबंध नहीं है। बताइए, हमारे मित्र कह रहे हैं कि मैं गुमराह कर रहा हूँ चैनल में बैठ के। मैं गुमराह नहीं कर रहा हूँ, मैं मोदी जी के कार्यक्रम का स्वागत करता हूँ, बशर्ते धन्यवाद। उसका काम होना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को भी समझ के बयान देना चाहिए कि कांग्रेस इसमें विरोध है, बसपा इसका विरोध कर रही है, सपा इसका विरोध कर रही है। आखिर लाइन में तो सारे दलों के लोग लग रहे हैं ना, देश की जनता तो लग रही है, चाहे समाजवादी है, बसपा वाले है, कांग्रेस वाले, बीजेपी के मित्र भी लग रहे हैं लाइन में। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से न देखे तो मैं समझता हूँ मोदी जी के कार्यक्रम को हम आगे फलीभूत कर सकते हैं। लेकिन ये तो बयान दे रहे हैं कि साहब सोनिया गांधी का पैसा लग रहा है, राहुल गांधी का लग रहा है, प्रियंका का लग रहा है, मायावती का लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बाकी दलों के लोग चोर है, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ईमानदार है इस देश में, ऐसा ये साबित करना चाहते हैं। ये गलत बात है, मैं इस बात का समर्थन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको राजनीतिक स्कोर से ऊपर उठकर देखेंगे तो मोदी जी का सपना मैं सोचता हूँ साकार हो सकता है। बड़ा सवाल है कि आखिरकार समर्थन नहीं करने का जो फैसला है पूरी तरह से रणनीति बनाकर नहीं किया गया। आखिरकार कमी कहां रह गई, चूक कहां रह गई? कई बार दिशा निर्देशों में भी परिवर्तन करना पड़ा। हुकुम जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी के नेता हमारे साथ अखिलेश भटनागर जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, बात की जाए प्रधानमंत्री मोदी की जो नीति बनाई गई है, साफ तौर पर काले धन पर रोकथाम लगाने के लिए बनाई गई है। अगर स्विस बैंक की बात की जाए तो बाहर विदेशों में कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं यहां पर जिनमें पैसे भारी मात्रा में, भारी तादाद में पड़े हुए हैं। उन पैसों का क्या? क्योंकि जो भारत में है, आपके पास कैश में है, वो तो आप जमा करा देंगे, उनको तो काले धन को पकड़कर आप उसकी रोकथाम कर देंगे, लेकिन जो बैंकों में पड़े हैं करोड़ों अरबों रुपए, उसका क्या होगा? क्या काला धन वो आ पाएगा वापस? उसका वो बहुत जल्दी ही आने वाला है। सबसे पहले अपने देश के अंदर जो काला धन बैंकों में और गद्दों के नीचे जिन्होंने छुपा के रखा हुआ था और लोगों को तनख्वाह नहीं देते थे, व्यापारी लोग, बड़े बड़े लोग, कांग्रेस के नेता लोग अपने, और अपने जो समाजवादी पार्टी वाले और भाजपा वाले जो लोग थे, इधर उधर से धन इकट्ठा कर रखा था वोट के लिए। अब उनके जो चोट पहुंची नोट के द्वारा बंद करने से, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन आने वाले 2016-17 के अंदर हमारा जीडीपी बहुत ही ऊपर जाने वाला है और हमारा लोन जो लोगों ने ले रखा है वो नीचे आएगा और महंगाई कम हो जाएगी। हर चीज को हमारे आने वाले समय में बहुत ही जो देश का सम्मान हमारा कांग्रेस ने 60-70 साल में गिरा दिया था, वो ऊपर जाने वाला है। और आप शायद देख भी रहे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी को जहां भी जाओ तो सारा देश सलूट करता है। और हमारा देश, अखिलेश जी, प्रधानमंत्री को सलूट करता है देश, वो बात एक है, लेकिन हुकुम जी ने साफ तौर पर कहा बीजेपी के नेता गलत बयानबाजी कर रहे हैं क्षेत्र में। साफ तौर पर कई नाम उन्होंने गिनाए हैं, बीजेपी के तमाम नेता गलत बयानबाजी क्षेत्र में कर रहे हैं। आखिरकार क्यों? क्या चुनावी फायदा उठाना चाहते हैं? कोई चुनावी फायदा नहीं है, जनता का हित के फायदा है, ये देश हित का फायदा है कि वो जनता जानती है। जनता तभी, अगर आप 100 का इंटरव्यू लोगे तो आपको 98%, 98% आपको यही कहेंगे मोदी जी ने जो निर्णय लिया है बहुत बढ़िया लिया है। 2% वो व्यक्ति हैं जो मौन होकर के बिना कैमरे के पीछे, आपको वो भी 2%, वो भी यही कहेंगे कि मोदी जी का निर्णय बहुत बढ़िया है। जी बिल्कुल अखिलेश जी, आपके पास आऊंगा। इसी बीच प्रकाश स्वर्णकार जी, क्या लगता है जो साफ तौर पर विरोधियों ने निशाना साधा है, विजय माल्या को लेकर कहा है कि अरबों खरबों की संपत्ति लेकर विजय माल्या देश से बाहर चला गया, उस पर बीजेपी ने कोई कदम नहीं उठाया। आखिरकार बीजेपी ने विजय माल्या पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इस पर बीजेपी चुप क्यों है? देखिए, बीजेपी कहीं चुप नहीं है ना, बीजेपी को उसमें जवाब देने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा अपने कांग्रेस के मित्रों से, विजय माल्या को लोन दिया किसने था? और यदि लोन दिया था तो उसकी वसूली क्यों नहीं की गई? विजय माल्या को 9,000 करोड़ रुपए का लोन दिया गया था और बीजेपी आज उस स्थिति में उससे 12,000 करोड़ रुपए निकलवाए जाएंगे, उसकी सारी संपत्तियां सीज हो रही है और वो बीजेपी के डर से रातों रात देश छोड़ के चला गया, लेकिन अपनी संपत्ति नहीं ले जा पाए। उसकी संपत्तियां सीज हो रही है, कुर्क हो रही है, भारत के बैंकों का पैसा भारत में लौट के आएगा। दोबारा एक सवाल आपने अखिलेश जी से पूछा है कि जो पैसा बाहर चला गया है, देखिए बीजेपी मोदी जी की सरकार आते ही सबसे पहले एसआईटी का गठन किया है, जो कांग्रेस 2 सालों से नहीं कर रही थी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद भी। एसआईटी का गठन करने के बाद दूसरा काम जो किया गया, जो पैसा देश से बाहर जा रहा था उसको रोका गया। टैक्स हेवन देशों में जो पैसा जा रहा था उसको रोका गया और रोकने के बाद वो पैसा देश में, ये अब 2G कोलगेट से जो पैसा कमाया हुआ था उसको देश से अब बाहर निकालने का कार्यक्रम जो मोदी जी ने चलाया है, उससे देश की जनता सड़कों पे ले रही है और मोदी जी को सैल्यूट कर रही है। सैल्यूट तो कर रही है,
प्रकाश जी, लेकिन जनता को समस्याएं हो रही है ना, लाइनों में खड़ी है जनता, धक्का मुक्की होती है, क्षेत्रों में आप देखिए अलग अलग तरीके से मारापीटी की जाती है, कहीं पुलिस मारती है, कहीं लोग आपस में भिड़ जाते हैं, ये अव्यवस्था नहीं है तो क्या है? आपने कभी देखा होगा कि गैस की लाइनों में लोग कितना झगड़ते थे, लेकिन आज एक हफ्ते से ज्यादा हो गया लोग लाइनों में लगे, लेकिन अभी से कहीं कोई दुर्घटना की खबर नहीं आई है। पुलिस का एक रोल जो आप बता रहे हैं कि लाठी चलाती है, हमारे यहाँ दिनेशपुर एक क्षेत्र है जहाँ पुलिस वाले चाय और पानी पिला रहे हैं लोगों को लाइन में लगा के, उनको दिक्कतों को देखते हुए पुलिस उस पर भी कार्रवाई कर रही है और काम कर रही है। पुलिस वाले को चाय पिलाते हुए पहली बार मैंने देखा है अपनी लाइफ में। तो पुलिस वालों ने डंडे भी बरसाए हैं ना अगर चाय पिलाई है तो। इसी बीच आप हुकुम जी, क्या लगता है, क्या पुलिस कार्यप्रणाली सही चल रही है, क्या पुलिसिया कार्यप्रणाली सही चल रही है? साफ तौर पर जो लाइन में लोग लगे हैं, एटीएम के बाहर बात की जाए, बैंकों के अंदर बात की जाए, क्या उन पर लाठीचार्ज नहीं हो रही है, क्या उनके साथ गलत व्यवहार नहीं किया जा रहा? फाइनल कमेंट आपका लेना चाहूंगा क्योंकि वक्त बहुत कम है, सभी मेहमानों से फाइनल कमेंट लूंगा एक एक करके। पहले मैं हुकुम जी के पास जाना चाहता हूं। हुकुम जी, संक्षेप में बताइए। देखिए, ये तो गलत बात करें, उत्तराखंड में हो रहा है, मध्य प्रदेश राजस्थान में भी लाइनों में लगने में झड़पें हो रही हैं, ये गलत बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी कि हम परिवर्तन यात्रा उत्तराखंड में निकालेंगे, इनकी परिवर्तन यात्रा फेल होगी। इस भीड़ को देख के पता चलता है कि इनको कितना जन समर्थन मिल रहा है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रहे हैं। इनको तो केवल एक ही चीज नजर आ रही है कि कांग्रेस। मैं ये कहता हूँ मोदी जी ने जो किया है इसकी तारीफ करनी चाहिए इनको, लेकिन उसके सकारात्मक पहलू पर बात करनी चाहिए। केवल कांग्रेस को या अन्य विपक्षी पार्टी को गाली देकर तो मोदी जी को लाभ होने वाला है नहीं। अगर मोदी जी का कार्यक्रम अच्छा है तो हम इसका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सकारात्मक भूमिका। राहुल जी को समझा लीजिए ना, राहुल जी को समझा लीजिए, आप वो भी तारीफ करें। देखो राहुल शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम पैनलिस्ट का, अखिलेश भटनागर बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे लगातार, हुकुम सिंह कुंवर जी सामाजिक कार्यकर्ता और प्रकाश स्वर्णकार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लोगों को समस्याएं हो रही हैं, लोग समस्या से दो चार हो रहे हैं, आखिरकार उनको समस्या से कब निजात मिलेगी, बड़ा सवाल है। कैश के लिए एटीएम के बाहर और बैंकों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे हैं कि बीजेपी को कोई ना कोई रणनीति जरूर बनानी चाहिए थी जिससे कि लोगों को समस्याएं नहीं होती। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या 50 दिनों के अंदर लोगों की समस्याएं दूर हो पाएंगी? क्या लोगों को नई करेंसी मिल पाएगी? बहुत बड़ा सवाल है और अभी भी जायज है और बना हुआ है। अगले 50 दिनों तक क्या यह समस्या लगातार बनी रहेगी, यह देखना होगा। फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।